और आप जानते हैं कि हम लोग के संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्तियों का समूह उस उत्कृष्ट स्तर का था कि उनको पता था कि आज मेरा जो सोच है आने वाला 50 साल में जो जनरेशन सोचेगा उससे डिफर करेगा। देखिए इस क्वेश्चन का ना इनडायरेक्ट अप्रोच है, ठीक है। आप कई बार रेलवे और एसएससी में सवाल देखते होंगे, ठीक है, कि पढ़ाया क्षोभ मंडल का जो मोटाई है कब बढ़ता है। तो जब हवा गर्म होकर के ऊपर जाएगा तो जितना पहले हवा था उसके तुलना में अब गर्म होने के बाद हवा वहां बढ़ेगा तो मोटाई तो ज्यादा होगा। तो गर्मियों के दिन में क्षोभ मंडल का मोटाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां का हवा गर्म होगा तो ऊपर उठेगा तो वहां पर क्षोभ मंडल का मोटाई क्या होगा, ज्यादा। विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, एकदम आर्टिकल 9 यह बात कहता है, पुनः स्थापित नहीं कर सकते। क्यों? तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रेज करेगा जलवाष्प का मात्रा बढ़ेगा, यानी तापमान के वृद्धि के साथ जलवाष्प का मात्रा बढ़ता है, ये बात आप जानें। और ये भी बात आप जानते हैं कि जमीन से 165 मीटर के प्रत्येक ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री तापमान डिक्रीज करेगा। तो वो जान रहा है ना कंपटीशन कितना टफ है। अगर वैसा ही बात रहता तो आप पेपर देने जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश का, उस दिन वो मैथ्स पूछ देता, बच्चा वहीं से फिल्टर कर लेता हो। लेकिन आपके सामने सिलेबस छोड़ के रखा है कि आप पढ़ के आइए। वो जानता है कि आप कहाँ फंसेंगे और उसी के बीच में एक माध्यम का आवश्यकता पड़ता है कि आप जहां फंसेंगे वहां नॉक करवाने वाला व्यक्ति। द्रोणालय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 16 जून को यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुआ और आप, ठीक है, पहले एक छोटा सा रिव्यू जान जाइए इस इंस्टीट्यूट के बारे में। यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक संस्थान है जो लगातार 3.5 साल से आप लोग को सेवा प्रदान करते आ रहा है। लेकिन अभी डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले आपके सामने एक हम बात कह दें। देखिए आज के इस कंपटीशन के दौर में खास करके जो आप देख रहे हैं कि जो रेलवे है, एसएससी है, सर्विस कमीशन का पेपर है, ठीक है, इसमें कंटेंट का भरमार है। लेकिन कौन सा कंटेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, हूबहू खरा उतर रहा है, ये बहुत बड़ा मायने है। और दरअसल ये भी बात है ना कि अगर कोई कंटेंट खूबसूरत दिख रहा है तो क्या केवल खूबसूरत होना उसके लिए मायने है कि उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खड़ा उतरना मायने है, ये आपको तय करना है। और दूसरा बात यह भी देखना है कि आप प्रयोग किए जाने का वस्तु नहीं है, ना आपका समय प्रयोग किए जाने का वस्तु है। आपके पास एक लिमिटेड समय है और यह भी है कि किसी साल वैकेंसी का क्वांटिटी ज्यादा होता है, किसी साल वैकेंसी का क्वांटिटी कम होता है। हो सकता है कि इस बार किसी एग्जाम के लिए जिसमें आप फोकस हैं उसमें वैकेंसी का ऑर्डर ज्यादा हो और वो एग्जाम आप एक्सपेरिमेंट करते हुए निकाल दें, ये गंदी बात है। इसलिए आप ये भी याद रखें कि आपको वैसे संस्थान से जुड़ के रहना चाहिए, ठीक है, कि जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन अपने कंटेंट से लड़वा दे। ठीक है, कंटेंट बहुत बड़ा होना, ठीक है, या बहुत अट्रैक्टिव होना मायने नहीं है। कंटेंट का काम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का, ठीक है, मैचिंग है एग्जाम में। बस वो क्वेश्चन मैच कर गया, कंटेंट सफल है, ठीक है। और वो जो कंटेंट बना रहा है वो व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन, वो भी सफल है, ठीक है। आपके सामने ये भी जानते हैं कि द्रोणालय संस्थान है 3-3.5 साल से आपके सेवा में शामिल है और ये भी बात आपको पता है कि अपनी क्वालिटी के लिए किस लेवल पर जाना जाता है, ठीक है। उसी का एक शॉर्ट रिव्यू के तौर पे, ठीक है, हम लोग अभी सर्विस कमीशन के क्वेश्चन को लेकर के डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे सभी कोई मिल करके कि हम लोग के पढ़ाया हुआ में से, ठीक है, खास करके यहाँ के टेस्ट सीरीज के डिस्कशन के क्वेश्चन को लेकर के या उसके डिस्कशन को लेकर के कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, बात समझ में आ रहा है। और आप ये भी बात देखिएगा एग्जाम 16 जून को 14 तारीख तक का डिस्कशन का चीज इसमें आया है। जो बच्चे भी ऑफलाइन में जुड़े हैं, ठीक है, वो विश्व धरोहर वाला लिस्टिंग आप पढ़े होंगे, हूबहू आपका वैसा ही छांटने के लिए दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है। और बात बाकी और सभी क्वेश्चन का हम लोग रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप देखने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पर बात करिए कि संविधान का 71वां संशोधन जो 1992 में संपन्न हुआ, किस भाषा को शामिल करने के लिए 8वीं सूची में संशोधन किया गया। तब जानते हैं भाषा से संबंधित है ये। और आप यहां पर देखेंगे डिस्कशन में कि 71वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, जो 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ेगा। तो जाहिर सा बात है इसमें मैथिली एलिमिनेट हो जाएगा, 1, 2 और 3 आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 1 है, ठीक है। सीधा सीधा बात है, आप कंटेंट पढ़ें, सीधे ऑप्शन हिट करिएगा। और ये सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, शायद ये ग्रुप बी का क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, कुछ हो सकता है ग्रुप सी का भी क्वेश्चन हो, तो आप मैच करवाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पर आइए। देखिए बोला जा रहा है संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है,
सेकंड ऑप्शन कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटित होने के बाद, ठीक है, बेअवगत हो जाता है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने संसदों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दी और लोकसभा विघटित होने के बाद बेअवगत हो जाता है। एक आपको आर्टिकल 107 आप पढ़ेंगे और क्लासेस में बच्चे को पढ़ाया भी गया है, ठीक है, विधेयकों का पुनः स्थापना। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, ठीक है, एक कंसेप्ट क्लास में समझाया गया है कि राष्ट्रपति के जाने के ठीक पहले अगर लोकसभा किसी भी रूप में विघटित होता है, बात समझ में आ रहा है, और वो लोकसभा द्वारा पारित करा गया या नहीं पारित करा गया, वो लोकसभा के विघटन के बाद क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब एक बात याद रखिएगा, आप सीधे इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है, इस कॉर्नर वाले लाइन को पढ़ने का प्रयास करिएगा। किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध पर संयुक्त बैठक होगा आर्टिकल 108 के अंतर्गत, और राष्ट्रपति बुलाएगा, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। उसके बाद क्या होगा कि लोकसभा इस बीच में अगर विघटित हो जाएगा तो विधेयक समाप्त नहीं होगा जो वहां लाया गया है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत करेगा, अगर सूचना दिया है तो लोकसभा के विघटित होने पर बेअवगत हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो स्टेटमेंट 3 वाला क्या हो जाएगा, गलत। और यहाँ पर पढ़िए, लोकसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद क्या हो जाएगा, बेअवगत होगा, तो ये सही बात है। और लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन के होने के बाद भी बेअवगत होगा, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर आप क्या लेंगे, 1 और 2। ये किसी बच्चे का है जो अपना टिक मारा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आइएगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ का स्थापना किया गया या किया जाएगा, इस प्रावधान में लिखा गया था बात। और रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में रखा गया। एक 1935 का सिग्निफिकेंस आप इतना ही बात समझ सकते हैं कि हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, इसी से कंपेरिजन करा जाता है। और ये अंग्रेजों द्वारा पारित अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था और सबसे महत्वपूर्ण भी था। और इसी के अंतर्गत सबसे पहला पारा 1 में यह बात लिख दिया गया था कि जो भी अखिल भारतीय परिसंघ का स्थापना किया जाएगा वो ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर किया जाएगा। और उस समय तत्काल 11 ब्रिटिश प्रांत थे, ये बात आपको पता है, और 565 देशी रियासतों की संख्या थी, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, सही। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, रक्षा और विदेश। आज भी आप जानते हैं इसके मंत्रालय होते हैं। मंत्रालय का संबंध मंत्री से है और मंत्री का संबंध कार्यपालिका से होता है, न कि विधायिका से। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विधानमंडल। तो सीधे ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, लेकिन आप आसानी से कर लीजिएगा अगर बेसिक्स बात को आप समझे हैं क्लास में तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लग जाएगा, केवल 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आएंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, होती है, ठीक है। सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है, यह स्टेटमेंट सही है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श से किया जाता है, सही है। आपातकाल के स्थिति को कंपेरिजन करके यह बात कह रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन जो आप देखेंगे 2 और 3 आंसर सही लगेगा, ठीक है, यहां तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद के क्वेश्चन पर आना है, ठीक है, कि प्रतिषेध रिट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है। तो प्रतिषेध का अर्थ ही होता है रोकना, और इस ऑप्शन को अगर आप पढ़ें तो आपको क्लियर लग जाएगा। और भी बात जानते हैं कि आर्टिकल 32 का क्या महत्व है। बाबा साहब, जिसको मूर्तिकार कहा जाता संविधान, ठीक है, के निर्माण का, उनके द्वारा यह बात कहा गया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, संविधान का क्या है, आत्मा। तो उसी से इस अनुच्छेद का महत्व आप ज्ञात कर सकते हैं कि उस स्तर का विद्वान व्यक्ति, ठीक है, इस आर्टिकल को कितना महत्व पर रखे हैं। तो ध्यान रखेंगे आप कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट निकालने का शक्ति प्राप्त है, ठीक। अब उसी का रिव्यू को अगर आप देखेंगे तो ये 5 तरह का रिट है, जिसमें कि प्रतिषेध के बारे में बात कहा है। और प्रतिषेध क्या करता है, उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतम या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरकारी उपक्रम के कार्यवाही के विरुद्ध जारी करा जाता है। अब उसी को आप ध्यान रखेंगे, किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्यवाही करने से प्रतिषेध करने के लिए संसद या विधानसभा का कोई रोल ही नहीं है। यह बात आप जानते हैं कि निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही को जारी करने का प्रतिषेध ऐसा नहीं है। सरकार को किसी कार्यवाही असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध ऐसा नहीं है। ये जब भी होगा किसी सरकारी उपक्रम के अंतर्गत ये बात कहा जाएगा। इसके लिए ऑप्शन ए लेना उचित रहेगा, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद के क्वेश्चन पर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ये उसका पूरा थ्योरी है जहाँ से ये क्वेश्चन निकला हुआ है, ठीक, रिसेंट पढ़ाया गया है।
वो राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान करता और घोषित करता, ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है यहाँ तक। चलिए इसके बाद आइए, किसी राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, सेम कंडीशन है। आप एग्जाम्पल पर देख सकते हैं, जो कंडीशन संथाल कम्युनिटी का झारखंड में है, बिहार में वैसा नहीं है। तो हर एक राज्य के स्टेटस के हिसाब से ऐसा बात करा जाता है। ठीक है यहाँ तक, आगे बढ़िए। तो इसको ऑप्शन क्या लेना है, केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आना है, क्या बोला जा रहा है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, सबसे पहले आर्टिकल 109 में धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, ऐसा विशेष उपबंध है धन विधेयक के लिए आर्टिकल 109 में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आइए, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, एकदम आर्टिकल 9 यह बात कहता है, पुनः स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है यहाँ तक। राज्यसभा या तो विधान विधेयक को अनुमति दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकृत नहीं कर सकती है। यहाँ सारा बात लिखा हुआ है। अगर वो सुझाव दिया तो भी लोकसभा मानेगा, नहीं भी दिया तो भी लोकसभा मानेगा। अगर वो सुझाव दिया है, संशोधन करना चाहता है लोकसभा तो करेगा, नहीं भी करना चाहता है तो भी लोकसभा उसको पारित करेगा। यानी इसमें सर्वे सर्वा कौन होता है, ठीक है, तो लोकसभा होता है धन विधेयक के संदर्भ में। ठीक है यहाँ तक। चलिए, और आर्टिकल 110 में धन विधेयक का परिभाषा होता है। बात समझ में आ रहा है। तो आर्टिकल 109 में विशेष उपबंध है और आर्टिकल 110 में धन विधेयक का परिभाषा है। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ना है, और देखिए बोला यह जा रहा है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाव संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकृत करना होगा, ऐसा नहीं। अभी तो बात आप स्पष्ट रूप से सुने तो याद रखिएगा, आर्टिकल 109 में धन के संदर्भ में विशेष उपबंध सही है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किए जाएंगे, ये भी बात सही है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकता है या परिवर्तन का सुझाव दे सकता है, लेकिन यह बाध्यकारी, ठीक है, नहीं है लोकसभा के लिए, और इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता, ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ पर लोकसभा का, ठीक है, शक्ति ज्यादा दिखता है राज्यसभा में, राज्यसभा की तुलना में। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो इसका आंसर क्या ले लेना है, 1, 2 और 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको आप पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान रखेंगे, बोला जा रहा है केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आप जानते हैं केंद्रीय बजट शब्द तो चर्चा नहीं है, इसके बदले में आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के माध्यम से सदन में प्रस्तुत करवाने का बात कहता है, जिसको हम लोग मोटा मोटी तौर पे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। और भारत में पहली बार बजट 1860 में कोई विल्सन नाम का अंग्रेज लेकर के आए थे, ये बात पता है आपको। तो उतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन रिव्यू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है यहाँ तक। आइए वापस फिर बात करते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से नहीं रखेंगे, ये राष्ट्रपति की ओर से रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ये बात कहेंगे। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, यह बात सही है। इसका मतलब अनुदान का मांग धन विधेयक होता है, और जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे तब तक इसको कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, आगे आइए, उसके बाद के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। आपके सामने ये टोटल थ्योरी दिया हुआ है, ये बुकलेट का थ्योरी है, ठीक है, और ये आपके पढ़ाए हुए चीज में से है। ये हालांकि आपका थ्योरी में भी पढ़ाया गया है, लेकिन अब जान रहे हैं कि समय नहीं था, इसको कंपाइल करना था हम लोगों के लिए, तो जहां से जो रिसोर्सेस हम लोग के पास कलेक्ट हुआ उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। ठीक है यहाँ तक। अब आइए वापस, नगर पालिकाओं के शक्तियों के संदर्भ में भाग 9 का क जोड़ा गया है या दिया गया है, सही बात है, और भाग 9 में पंचायत है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आइए, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिया गया है, आपको दिख भी रहा होगा आपात उपबंध। ठीक है यहाँ तक। और संविधान संशोधन के संबंध में उपबंध भाग 20 में दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल। और आपात उपबंध से आप जान ही रहे हैं, सवाल भी एक आगे पूछा है कि ये संविधान संशोधन से, ठीक है, एक सवाल आपका पूछा हुआ है क्या, कि संविधान संशोधन अगर 368 के माध्यम से होगा तो ऐसा क्या क्या संविधान संशोधन किस प्रोस्पेक्टिव में होता है। ठीक है, तो आप देखिए, संविधान संशोधन करके उसमें आप, ठीक है, या तो उसका परिवर्धन कर सकते हैं, ठीक है, उसको निरस्त कर सकते हैं, ठीक है, उसको मनचाहा आकार में ढाल सकते हैं, जो भी अनुच्छेद अधिनियम वगैरह होता है। कारण है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आपको रोके नहीं तब तक आप वैसा परिवर्तन करिएगा जो प्रस्तावना अर्थात संविधान के अकॉर्डिंग हो। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए वापस से फिर, तो ध्यान रखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो इसका आंसर क्या लग जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आइए फिर, अब आगे बढ़ते हैं।
बोला ये जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो जानते हैं कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बना। 9 दिसंबर 1946 को पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को जोड़ा गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को, यह भी बात आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना करके जब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया, तब से कार्यवाही नियमित रूप से प्रारंभ हुआ और संविधान बनाने में टोटल 11 सत्र हुए। ये भी बात आपको पता है। टोटल 114 दिन का बैठक भी हुआ और 12वें सत्र के दौरान जो 24 जनवरी 1950 को बुलाया गया, तब संविधान सभा का डिसॉल्व हुआ था। ठीक है, तो उसी का प्रोस्पेक्टिव से ये सवाल पूछा है, तब इसका आंसर आप क्या ले लेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपका पहला अस्थायी अध्यक्ष, तो आप उसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अब आइए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। और हम आपको कहे भी हैं कि जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे हूबहू पढ़िए, डायग्राम का, ग्राफिक्स का, इसके अलावा अगर आप देखें डेट अरेंजमेंट का। ठीक है, ये बहुत बड़ा महत्व होता है क्वेश्चन बनाने में। बहुत बच्चों को डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है, तो डायग्राम का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। डायग्राम आपका एक तरह का वे है जो आपके दिमाग में एक सेट तैयार करता है कि ऐसा कुछ पढ़े थे और इस तरह से अरेंजमेंट हुआ था, तो आप वहाँ तक आंसर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ना। आइए वापस में फिर बात करते हैं हम लोग। बोला जा रहा है जलप्रपात क्षेत्र और नदी, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे है जो मालवा क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, आप रिव्यू करके देख सकते हैं मालवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या है। इसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं नदी वगैरह, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर स्वर्णरेखा नदी पर है, आपको दिख भी रहा होगा इस जगह पर। ठीक है, पढ़ावे में से चीज सही है। उसका जोग या गोरसप्पा इसी का नाम है, जिसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। यह पश्चिमी घाट में है, लेकिन यह शरावती नदी पर है, नेत्रावती नदी पर नहीं है। तो इसका 2 लाइन सही है, तो पंक्ति कितना सही है? तो 2, आंसर बी लग जाना है इसका। ठीक है, यहाँ तक आ जाइए वापस से फिर। इसके बाद ध्यान रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बोला जा रहा है? कृषि उत्पादन का भंडार, डेयरी फार्म, खनिज का खोज, उसका कपड़ा का बुनाई। बचन में आ रहा नहीं आ रहा? तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, कि इसमें युग्म कितना युग्म सही है, बचन में आ रहा? तो ध्यान रखना है इसका जो टोटल युग्म सही है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन सही कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखेंगे, देखो पहले डेयरी फार्म यहाँ से मिलाते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक, तो कम से कम एक लाइन सही हुआ। दूसरे वाले में याद रखिएगा कि कृषि उत्पाद का भंडार, न कि कृषि कार्य किया जाना। बात समझ में आ रहा है? जब भी आप कृषि उत्पादन का भंडारण करिएगा तो इसमें आप सेवा देने का काम करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रहे हैं। जब आप सर्विस देते हैं तो आप तीसरे कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सेवा। इसके बाद आइए खनिज का खोज। तो खनिज का खोज जो है वो कई उत्खनन से नहीं है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग से है, बस वहाँ पर सेवा देने का बात करा जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तीसरा बात सही है। और कपड़ा का जो बुनाई आप देख रहे हैं ये भी सेवा है, ये तीसरे में आना था। तो ये किसके अंतर्गत दे दिया गया? द्वितीयक में। तो इसका ऑप्शन कितना बना सही? तो 2 पेयर सही बना। कौन कौन सा? एक डेयरी फार्म प्राथमिक हो जाएगा, बात समझ में आया। और जो खनिज का खुदाई होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? तीसरे में आ जाएगा। ये खुदाई कहते हैं खोज, बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ स्टेटमेंट कितना हो गया? ठीक है, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। अब क्या बोला जा रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुपरमा में, मतलब ये आपसे कुल मिलाकर के क्वेश्चन में कहना चाहता है कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी कुल मिलाकर के अपना सहायक नदी का कैसे पश्चिम से पूर्व अरेंजमेंट रखा हुआ है। तो आपको पता है, ठीक है, शुरुआत में रामगंगा, फिर गोमती, बात है, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। तो अरेंजमेंट देख लीजिएगा, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सारे आपके थ्योरी से मिलेंगे। बात समझ में यार, इसलिए बार बार कहते हैं कि आप पढ़िए जैसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक ना। और ध्यान रखिएगा आपका फाउंडेशन बैच और टेस्ट सीरीज मिल करके ही आपका सर्विस होना है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए ध्यान रखना है। चलिए वापस आइए, फिर इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, भारत के उच्च न्यायालय ने निस्ताय के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया है? तो राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21, जीवन से संबंधित है। इवन ये भी बात जानते हैं कि एक स्त्री कितना संतान पैदा करेगी ये उसका जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आप स्वस्थ रहिए, स्वच्छ वातावरण में रहना, ठीक है, स्वस्थ रहने का अधिकार वगैरह भी आप किसके अंतर्गत देखेंगे? ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही देखेंगे। बात समझ में आया? आइए उसके बाद फिर बात करते हैं क्या कि निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है। तो ये आपका पर्वत श्रृंखला है, उसके टाइप्स के बारे में बात करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका किसका मैच है, किसका किसका अनमैच्ड है।
बात समझ में आया? चलिए, तो इसलिए यहां से आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आइए वापस से बोला जा रहा है निम्नलिखित में से द इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता है एस जयशंकर है। और ये सेकंड पुस्तक तो नहीं लिखाया गया, लेकिन द इंडिया वे, ठीक है, ये पुस्तक लिखा गया है टेस्ट सीरीज का डिस्कशन का बैच का है ये, तो आप यहां से मैच कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये ज्यादा पुराना नहीं लिखाया गया, ये जान रहे हैं कि अगर ये डिप्लोमेट है जिनका किस स्तर पर ग्लोबली फेस मजबूत हो रहा है, तो इनके द्वारा कोई भी एक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आप जानते हैं कंपटीशन में ये फिराक रहता है कि कौन बच्चा कितना बिटवीन द लेटर्स वाला कहानी करके रखा हुआ है, मतलब दो अक्षर के बीच के बात को भी ये समझ रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप करंट अफेयर्स भी इस स्तर पर तैयार करिए कि जो आप अपने सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं, ये नहीं कि पूरा लंबा चौड़ा थ्योरी डाला हुआ है उसको आप पढ़े जा रहे और अपना विजन तैयार कर ही नहीं रहे हैं। एक बात याद रखेंगे, जब तक आपको ये खुद में चॉइस करने का कैपेसिटी डेवलप नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका नोट्स बनाएं, ये नहीं आएगा, इसका नोट्स नहीं बनाना है, तब तक सर्विस क्रैक कर पाना संभव नहीं है। और ये डेवलपमेंट तब होगा जब आप कोई एक इंस्टीट्यूट से जुड़ें और वहां पर आप क्वेश्चन हर एक तरह के एग्जाम में आता हुआ देखेंगे। बस ना, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप उसी के नीचे 2 प्लेलिस्ट लिस्ट ले जा करके 1-2 दिन में आप देखिएगा, एक सोर्स बनेगा जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भी क्वेश्चन आया हुआ था उसका भी आपका हुआ है, जो बीपीएससी टीचर का भी है उसका भी सारा क्वेश्चन आया हुआ है, वो दोनों हम डाल देंगे सेट के डिस्कशन से, क्लासेस के डिस्कशन से। और आप देखिए ध्यान से कि हम लोग मिल करके पढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आइए, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से शासकों में किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने का अनुमति दिया? देखिए, एक कॉमन सेंस का बात है, बार बार क्लास में बात करते हैं कि घटना कुछ और है, रिलेशन कुछ क्वेश्चन में और डालता है और दोनों को जोड़ने का प्रयास करवाता है कि आप जोड़िए इसको, आप जोड़ पाने में सफल है या नहीं। आप हमेशा याद रखिएगा, पुर्तगालियों का सबसे बेहतर संबंध, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से था। आप देखे होंगे कई सारा, ठीक है, यूरोपीय यात्री भी पुर्तगाली साम्राज्य में के अंतर्गत आया, ठीक है, और उसमें जो सबसे महान योद्धा या महान राजा हुआ वो कृष्णदेवराय था। बात समझ में आ रहा? जो भटकल में उसको एक किला बना के देगा, वो खुद तो प्राप्त करेगा पुर्तगालियों से। बात समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या लग जाना है? कृष्णदेवराय। और यहाँ पर इसका ऑप्शन का डिस्कशन आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वापस आइए, फिर इसके बाद फिर बात करते हैं। बोला जा रहा है लोकसभा में आचार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी, बात समझ में आ रहा? तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1997 में इसका गठन किया गया, तो इसको आचार समिति बना दिया गया। इससे पहले ये क्या था? तदर्थ समिति था, ठीक है। यहाँ तक वापस आइए, केवल कोई लोकसभा नहीं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों सदनों के लिए गठित किया जाता है। तो केवल लोकसभा वाला बातें खत्म हो गई, इसके बाद आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आइए, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती है जो न्यायाधीन है। आप कोई मामला न्यायपालिका लेके गए हैं और न्यायपालिका में कोई मामला न्यायाधीन है और उसमें अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति अगर इंटरप्ट करे तो न्यायपालिका बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अगर न्यायाधीन मामला है तो आचार समिति इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर तो नहीं लगा के दिया ही है, सही बात है ये। तो इसका आंसर क्या लेना है? 1 और 3। तो आंसर क्या लेना है? ऑप्शन नंबर सी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वापस आइए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, यूनेस्को, ये तो 12 या 13 तारीख का ये पेपर का, ठीक है, डिस्कशन का है। देखिए ध्यान से, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर की सूची में, ठीक है, विचार करना है जो 2023 में शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे शांति निकेतन और होयसल का पवित्र मंदिर 41वां और 42वां में स्थापित है, ये लेटेस्ट है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ध्यान, जैसे रानी का बाप देखिएगा 2014 में मिला है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या लेना है इसका? तो कितना मैच कर रहा है? तो 1 और 2, 1 और 3, तो आंसर मैचेबल कितना है? 2, तो आंसर क्या मार के निकल जाना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। फिर इसके बाद ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं निर्वाण प्राप्त होगा उनको, ठीक। तो उनका नाम चेंज होकर के तथागत और क्या हो जाएगा? शाक्य मुनि। बात समझ में आ गया? तो ये 2 बात है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा, सर ये नायपुत क्या है? तो नायपुत, ठीक है, और निगंठनाथ पुत। बात समझ में आ रहा है? ये जो 2 वर्ड आप सुने, ये महावीर स्वामी के लिए है। बौद्ध धर्म में
ठीक है, निगंठ नागपुत्र के नाम से महावीर स्वामी को जाना गया है। ठीक है, निग्रंथ या निगंठ का अर्थ होता है जो ग्रंथियों से मुक्त होता है, यानी बॉडी में जो केमिकल चेंजेज होता है उस पर उसके मानसिक स्थिति में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो न्यूट्रल व्यक्ति होगा। जैनिज्म में ये कंसेप्ट है। बात समझ में आया? बाद बाकी जैनिज्म पढ़ाया गया है, उसको लेकर के जितना सवाल आएगा आप करेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाना है? 2 और 3। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि इनमें से महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर बी ले लेना है, 2 और 3। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए वापस से फिर बात करते हैं। बोला ये जा रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में विचार करना है। बोला जा रहा है जब इनको हटाया जाएगा तो सबसे पहला याद रखिएगा, देखिए 96 के तहत अध्यक्ष उपाध्यक्ष जब पद से हटाया जाएगा, हटाए जाने का संकल्प पारित होगा, तो उसका पीठासीन अधिकारी ये नहीं रहेंगे। ठीक, तो यहां पर तो पहला ऑप्शन मिल गया कि जब उनको हटाए जाने का संकल्प पारित हो तो पीठासीन अधिकारी रहेंगे, तो नहीं, पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। नंबर 1 बात, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी यहाँ तक कि कितनों बड़ा क्रिमिनल होता है, ये तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं, इनको छोड़ करके अगर बात कर जाए, अगर कितना बड़ा भी क्रिमिनल रहता है तो उनको न्यायपालिका के समक्ष बोलने का अधिकार होता है। तो इनको तो मात्र हटाए जाने का संकल्प पारित है, तो इनको बोलने का स्वतंत्रता थोड़ी छीना जाएगा, तो इनको बोलने का अधिकार होगा। इसलिए यहाँ पर नहीं डालने के कारण ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए, वो संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। तो यहाँ समझने वाला बात है कि संकल्प पर प्रथमतः मत देने का अधिकार, ठीक है, नहीं होगा। इसके पीछे ये बात समझने का जरूरत है कि ऐसा, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, कि इनको जब हटाया जाएगा, बात समझ में आया, तो हटाए जाने को लेकर के, ठीक है, इनको मत देने का अधिकार, ठीक है, दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसका आंसर क्या लेना है? केवल 1 लेकर निकल जाना है, यहां दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक वापस आएंगे फिर। इसके बाद क्या बोला जा रहा है? दिसंबर 2022 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रहा है? आप देख भी सकते हैं, कहीं होगा, हाँ यहाँ है। तो देखिए ध्यान से, 1952 में, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद 1963 में 62 के एक्ट के द्वारा, 1972 के एक्ट के द्वारा, 1973 में और 2002 में। तो टोटल परिसीमन आयोग का गठन 2023 के पहले तक कितना किया गया है? तो 4। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाद बाकी इसको आप पढ़िएगा, ये यहाँ मैटर क्या है समझ में आ जाएगा आपको। आइए वापस फिर बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, अभी थोड़ा देर पहले हम बोल रहे थे, वहाँ तुम गलती से आपातकाल के बारे में बोल दिए थे, उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, 368 के तहत संसद में देखिए सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, चाहे व्यक्ति हो चाहे विधि हो, समय के साथ बदलना जरूरी होता है। और आप जानते हैं कि हम लोग के संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्तियों का समूह उस उत्कृष्ट स्तर का था कि उनको पता था कि आज मेरा जो सोच है, आने वाला 50 साल में जो जनरेशन सोचेगा उससे डिफर करेगा। तो संविधान को ढलने वाला बनाना है, जिंदा बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। तो आर्टिकल 368 डाल करके संशोधन का प्रक्रिया डाला गया, जिसके तहत आप किसी अधिनियम को परिवेश करवाइएगा, निष्कासित करवाइएगा, उसका अभिवर्धन करिएगा। अगर वो नियम किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन करने वाला भी हो तो उसका काउंटर भी करवाइएगा। इसका मतलब 368 के तहत आप क्या कर सकते हैं? परिवर्धन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, निरसन भी कर सकते हैं। यहां तक देखिएगा भाग 7, ठीक है, ये बात आप जानते हैं, देश रियासत से संबंधित था, ठीक है, उसका कैंसिलेशन हुआ है। इसके बाद आप देखिएगा परिवर्तन आप देखते ही हैं, जैसे आप देखिएगा मतदान का आयु, ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया, परिवर्तन का उदाहरण है। बात समझ में आया? तो यही सब इसका एक समरी होता है। तो ध्यान रखेंगे आप, आगे बढ़िए फिर। इसके बाद ध्यान रखने का आवश्यकता है हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार भास की रचना है। देखिए ये थोड़ा सा स्टैटिकल क्वेश्चन है, वो कभी डिस्कशन में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अगर बात करिएगा कि जैसे महाभाष्य, बात समझ में आ रहा, तो महाभाष्य पतंजलि लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा मध्यम वियोग भाष्य लिखेंगे, नाट्यशास्त्र भरतमुनि लिखेंगे, और एक कोई काव्यालंकार नाम का जो पुस्तक है, कोई आचार्य वामन करके थे, ठीक है, वही ये किताब लिखेंगे। बात समझ में आ रहा, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये कभी फेज 1 का जो टेस्ट सीरीज पढ़ाया हुआ था तो उसमें ये चीज़ आया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ना है। इसके बाद के क्वेश्चन में देखेंगे, अब ये जो क्वेश्चन है वो आपके सीधे डिस्कशन कॉपी से मिल नहीं रहा है हमको, तो अभी आपके सामने डिस्कशन देना था, तो हम आपके सामने कुछ रिव्यू कहेंगे। और आप देखिए इस क्वेश्चन का ना इनडायरेक्ट अप्रोच है, ठीक है। आप कई बार रेलवे और एसएससी में सवाल देखते होंगे,
ठीक है, कि पढ़ाया क्षोभ मंडल का जो मोटाई है कब बढ़ता है। तो जब हवा गर्म होकर के ऊपर जाएगा तो जितना पहले हवा था उसके तुलना में अब गर्म होने के बाद हवा वहां बढ़ेगा तो मोटाई तो ज्यादा होगा। तो गर्मियों के दिन में क्षोभ मंडल का मोटाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां का हवा गर्म होगा तो ऊपर उठेगा तो वहां पर क्षोभ मंडल का मोटाई क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ये कॉमन सेंस का बात है। लेकिन इनको ऊपर ले जाने में ठीक है सबसे ज्यादा योगदान किसका रहेगा, संवहनीय धाराओं का होगा। बात समझ में आ रहा है, जो इनको ऊपर उठाता है। क्लियर हो गया। तो स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, एक और दो दोनों सही है और दो का एक क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे, बोला यह जा रहा है जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। यह गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। तो याद रखिएगा जलवाष्प का मात्रा ऊंचाई के साथ क्या होगा, घटेगा। क्यों, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रेज करेगा जलवाष्प का मात्रा बढ़ेगा, यानी तापमान के वृद्धि के साथ जलवाष्प का मात्रा बढ़ता है। ये बात आप जानें। और ये भी बात आप जानते हैं कि जमीन से 165 मीटर के प्रत्येक ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री तापमान डिक्रीज करेगा। तो जैसे इसे ऊपर जाइएगा ठीक है तो तापमान गिरेगा और तापमान गिरेगा तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा, गिरेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि यह गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है, सही बात है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होगा, ऐसा नहीं है। ध्रुव पर तापमान कम तो वाष्पीकरण का दर कम तो मात्रा न्यूनतम न कि अधिकतम। तो आंसर क्या लेना है, केवल एक। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आइए फिर, मतलब ये एसएससी रेलवेज का क्वेश्चन है और सर्विस कमीशन के साइंस पोर्शन से क्वेश्चन टकराया है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप कहीं और पढ़ते हैं कुछ, कहीं और पढ़ते हैं कुछ, और दोनों को मिला के कहीं और कुछ पूछता है। इसलिए लगातार आपको मॉक्स प्रैक्टिस ठीक है करते रहना चाहिए। और हम वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बोले हैं, यहाँ सबसे पहला बात होता है कि आपको पढ़ाया भी जाएगा और उससे ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। और प्रैक्टिस ऐसा कि सीधे एग्जाम में आना है। और कभी कभी आपको ये भी लगेगा ठीक है कि इंस्टीट्यूट आपके बगल में खड़ा है, ठीक है, आपसे टीक लगवा रहा है, ये भी बात है। तो ध्यान रख करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए वापस आएंगे, फिर बात करिए। निम्नलिखित विवरण पर विचार करिए। तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है, ठीक है। वर्ष भर वर्षण होता है, वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से ठीक है 250 सेंटीमीटर होती है। देखिए एक कोपन नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो जलवायु के विशेषज्ञ थे। उनके अनुसार ठीक है ये तीन, जैसे 35 से 65 डिग्री का जो लेटीट्यूड वाला इलाका है वहां पर ये तीनों क्षेत्र पाया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु कहते हैं। तो इसका आंसर सीधे आपको लगा लेना है, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। कहीं कोई दिक्कत नहीं। वापस आएंगे, फिर देखते हैं। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उपनिषदों में कोई नीति कथा ठीक है पैरेबल नहीं है। मतलब सीधा बात है, नीति कथा। नीति कथा का मतलब कोई एक बात आप सुने, उससे आप कुछ सीखें। जैसे आप देखिए कठोपनिषद में यम नचिकेता का कथा संवाद है, तो उपनिषद बिना कथा का हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि उपनिषद में कोई नीति कथा नहीं है, ये गलत बात है। इसके बाद उपनिषदों की रचना पुराण से पहले हुई, ये बिल्कुल सही बात है। पुराण का रचना तक कर्मिक रूप में हुआ है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कर्मिक रूप में हुआ है। ये 800 साल तक रचना होते रहा है इनका। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इन उपनिषद के बारे में याद रखिएगा, एक लिमिटेड समय में ठीक है 7वीं शताब्दी ठीक है, या अगर ये बात कहें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इसका रचना प्रारंभ हुआ है। बात समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद फिर बात क्या है, इसके बाद ठीक है आपका टोटल क्वेश्चन जो है ठीक है समाप्त हुआ। आप इस रिव्यू को देखिए ध्यान से। इसको रिव्यू देने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको ये बात कहना चाहते हैं ठीक है कि जो ठीक है पढ़ाई का तरीका है ठीक है, आप ये बात जानिए कि जीएस का सबसे खूबसूरत बात यह है ठीक है, अगर आप कोई एक टॉपिक दिया है उपनिषद, अगर उसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास ठीक है, तो आप ये बात कभी नहीं तय कर पाएंगे कि एसएससी में इससे इतना सही सवाल आएगा और रेलवे में इतना ही सवाल आएगा। कोई कैटेगरिफिकेशन नहीं है। अगर डाला हुआ है उसमें उपनिषद का टॉपिक, तो समझिए कि उपनिषद के बारे में आप कितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बहुत आदमी इस फिराक में रहता है कि नहीं जीएस को ठीक है एक किताब के रेफरेंस में लाकर पढ़ के खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर वो सब्जेक्ट है तो समय देना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और हर एक सब्जेक्ट का एक अपना निपुणता है। बात समझ में आ रहा है। वो कभी मार्क्स को लेकर बैठ जाएगा, कभी मार्क्स को लेकर के आपको इतना मार्क्स उठा देगा कि आपका मेरिट बहुत अच्छे खासे नंबर से बन जाएगा। इसलिए अगर सिलेबस में कोई भी सब्जेक्ट डाला है
तो महत्व उतना ही है, भले आपको इंटरेस्ट हो या नहीं इंटरेस्ट हो। अगर नहीं तो उतना टफ सिलेबस क्यों बनाता। और आप देखिए कंपटीशन के सिलेबस को डिजाइन करने वाला व्यक्ति को, ठीक है, वो क्या करा, आपके सामने में सिलेबस दे दिया कि जाइए आप सिलेबस पढ़ के आइए। तो वो जान रहा है ना कंपटीशन कितना टफ है। अगर वैसा ही बात रहता तो आप पेपर देने जाते, ठीक है, इंग्लिश का, उस दिन वो मैथ्स पूछ देता, बच्चा वहीं से फिल्टर कर लेता वो। लेकिन आपके सामने में सिलेबस छोड़ के रखा है कि आप पढ़ के आइए। वो जानता है कि आप कहाँ फंसेंगे, और उसी के बीच में एक माध्यम का आवश्यकता पड़ता है कि आप जहां फंसेंगे वहां नॉक करवाने वाला व्यक्ति। बात समझ में आ रहा। तो वो आपके शिक्षक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, जिनके पास आप पढ़ते हैं उन पर अटूट विश्वास करिए, खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।